बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम लोग चैप्टर 15 पढ़ चुके अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को, ठीक है, जिसमें हमने तफसील से अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट को सीखा। अब उस अगले चैप्टर पर आते हैं। जो अगला चैप्टर है हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने सॉलिड्स की फ़िज़िक्स को डिस्कस करना है। अब सॉलिड्स की फ़िज़िक्स, इसका मतलब है सॉलिड किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर सॉलिड मटेरियल जो हैं उनको जब नेचर वाइज डिस्कस किया जाएगा तो यहाँ पे उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को भी डिस्कस किया जा रहा होगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बेसिकली आपके फर्दर जाके यूनिवर्सिटी लेवल फिज़िक्स के अंदर बुनियाद बनेगा। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का जो एक आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसकी, तो ये बेसिक पैरामीटर है। अब कह रहा है कि अगर सॉलिड्स का जिक्र किया जा रहा है तो इस चैप्टर के अंदर तो हम स्टेट ऑफ मैटर को पहले एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, जो मैट्रिक में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी, ठीक है, कि जब हम मैटर की स्टेट्स का जिक्र करते हैं तो नॉर्मली हम कह रहे होते हैं कि एक मैटर है और मैटर को नॉर्मली 3 स्टेट्स के अंदर बात की जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फोर्थ स्टेट जिसके ऊपर आपका मैक्सिमम यूनिवर्स 99.9% यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, विच इज़ प्लाज्मा, ठीक है। तो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ स्टेट जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे होते लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिससे कंपोज हुआ है, डेट इज प्लाज्मा। इस चैप्टर में हम सॉलिड्स को पढ़ेंगे, लिक्विड और गैसेस को क्यों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लिक्विड की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, तो अगर हम उनके स्ट्रक्चर का जिक्र करें, अगर मैं बेसिकली उनके स्ट्रक्चर का जिक्र करूं बच्चों, तो लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो उनके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से थोड़ा सा बल्की होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट आपको नहीं दिख रही होती, ठीक है। लेकिन जब हम सॉलिड्स का जिक्र करते हैं तो सॉलिड मटेरियल्स के अंदर बच्चों हम लोग देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिखती है, एक डेफिनेट शेप दिखती है, ठीक है। लेकिन तमाम सॉलिड्स के अंदर नहीं, डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उन टाइप्स को भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड क्या है। सॉलिड हमारे जहन में आता है जी कि ऐसा मटेरियल, एक ऐसी चीज़, ऐसा एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक डेफिनेट शेप होगी, ठीक है, तो उसको हम सॉलिड कहते हैं। लेकिन अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर अरेंजमेंट, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, तो बेसिकली हम देखते हैं सॉलिड्स को तो क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं। इसका मतलब इस चैप्टर के फिजिक्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने समझनी है वो क्लासिफिकेशन है। तो आते हैं जी, क्लासिफिकेशन कह लें, टाइप्स कह लें। सॉलिड्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो बेसिकली 3 तरह के टाइप्स में डिस्कस किया जा रहा होता है। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नंबर 2, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनको कभी कभार पॉलीमेरिक सॉलिड्स के नाम से भी जाना जा रहा होता है, ठीक है। और नंबर 3, एमार्फस। ये 3 बेसिकली हम लोगों ने इसकी कन्फिग्रेशंस कर दी, मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो 3 बेसिक टाइप्स हम कहते हैं, नंबर 1 इज द क्लासिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 इज द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 3 एमार्फस सॉलिड्स। और इनको हम तरतीब से पढ़ते हैं, समझते हैं
ओरिएंटेशन है बेसिकली ये इस चैप्टर की, तो जिसके लिए जब हम सॉलिड्स को आगे तफसील से पढ़ेंगे तो इन तीनों का बार बार जिक्र आ रहा होगा। तो बेसिकली इसीलिए पहले इनको समझ लेना ज़रूरी है, ये तीनों क्या चीज़ें हैं। जब हम आगे फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स को डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो कम से कम अगर सॉलिड मटेरियल्स के मतलब हमें पता होगा तो हम उनको बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकेंगे। सो चलते हैं जी पहली टाइप की तरफ अपनी। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड पर आ जाते हैं। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल से निकला है। अगर हम क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसका मतलब है क्रिस्टल क्या है, हमारे ज़हन में जो एक चीज़ आती है एक बहुत हार्ड मटेरियल, जैसे डायमंड होता है, क्रिस्टल डायमंड, ठीक है, एक बहुत सख्त मटेरियल, एक डेफिनेट शेप, ठीक है। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम लिखते हैं दोज टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स which definite shape और regular arrangement of atoms and molecules are called crystalline solids। कि बेसिकली जब हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है तो कह रहे हैं ऐसे मटेरियल्स जिन मटेरियल्स की एक डेफिनेट शेप, ये आपके पास आ गया एक डेफिनेट शेप एंड रेगुलर अरेंजमेंट। ये 2 पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स को बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, ऐसे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं कि जिनके अंदर एक ख़ास शेप होती है, जिनकी खास शक्ल सूरत होती है और एक ख़ास अरेंजमेंट होती है। तो इस किस्म के जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, इस किस्म के मटेरियल्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब कह रहे हैं कि जब ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो ज़्यादातर इनकी क्या है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो नंबर कह रहा है नंबर 1 अगर इनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसका मतलब है अगर इनकी डेफिनेट शेप या रेगुलर अरेंजमेंट है तो इनको ज़्यादातर किस तरह से 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कि 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस की सूरत में 3 डायमेंशन आपके पास 3D, कि जब आप 3D की बात करते हैं तो एक क्यूब का जिक्र कर रहे होते हैं। जरा गौर से देखिए, ये क्यूब, इसी के साथ ये आपके पास ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे एक डेफिनेट शेप में हैं। इन सब के सब का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा एक दूसरे से, और ये सिंगल लैटिस है, ठीक है, ये सिंगल लैटिस है 3D के अंदर। इसी के साथ फिर दूसरा तीसरा, इसका मतलब है इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से, यहाँ से। अगर आप लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इस तरह से ये रेगुलर अपने आप को यहाँ पे रिपीट कर रहा होगा। इसी तरह से ये क्या आप इस पूरे के पूरे कंपोजिशन में देखेंगे कि ये सारा का सारा जो क्रिस्टल है अपने आप को हर तरफ इसी तरह से, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से ऑब्जर्व होगा, इधर भी ऑब्जर्व होगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखेगी, एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखेगी। ये क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल कह रहा है कि अगर ये आपके पास 3 डायमेंशनल है तो इस 3 डायमेंशनल को हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सॉलिड्स मटेरियल्स का, तो वहाँ पे जब हम इसके 3D व्यू को ऑब्जर्व करना चाहते हैं
तो हम लोग वहाँ पे किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते, डायफ्रैक्शन से, ठीक है। कि आपके पास एक्सरे डायफ्रैक्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन used to identify the three-dimensional structure of crystalline solids, ठीक है। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे पता लगेगा, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक्सरे डायफ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे तो सॉलिड्स का इंटरस्पेसिंग जो डिस्टेंस होता है और जो एक्सरेज का आपस में है वो 10⁻11 के आर्डर का होता है, ठीक है। 10⁻10 के आर्डर का होता है। तो आपस में हम डायफ्रैक्शन के पैटर्न के मदद से एटम्स के दरमियान में इनके अरेंजमेंट को बड़े रेगुलर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर ये है तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। हमने कहा जी इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है सुक्रोज मीन शुगर, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये सब के सब आपके पास क्या है, ये सारे के सारे इस तरीके से डिफरेंट मेटल्स वगैरह आपके पास यूज़ की जाती हैं। जैसे आपके पास कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। ये सब के सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक डेफिनेट शेप है, एक क्रिस्टलाइन शेप है। इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये किसी जगह पे है, अगर मैं कहता हूँ मैंने अपनी हथेली के ऊपर नमक रखा हुआ है, ठीक है, तो नमक के अगर एक सिंगल पार्टिकल को भी उठा के देखूंगा या नमक के तमाम पार्टिकल्स को भी उठा के देखूंगा तो चाहे जितना भी स्मॉलर पार्टिकल होगा सारे के सारे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक जैसी ही होगी और एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो 4th पॉइंट मेरा ज़हन में क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स repeat in next neighboring atoms और मॉलिक्यूल्स। कि बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमें दूर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट एटम को ऑब्जर्व कर लो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लो तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दिखेगा, एक डेफिनेट कंपोजिशन दिखेगी। जब एक इसी तरह का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर या कंपोजिशन दिखेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके पास क्या है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो फिर मुझे यहाँ से ये समझ आती है 5th पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होगा। वजह कि जब एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बहुत हल्का सा लेकिन हर एक दूसरे को रिपीट कर रहा है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, तो डेफिनेट अरेंजमेंट की वजह से ये आ जाती है। ये पहली टाइप है सॉलिड मटेरियल्स की जिसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टाइप पर आते हैं बच्चों। तो सेकेंड टाइप जो आपके पास है बेसिकली वो आ जाता है पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या इनको पॉलीमेरिक सॉलिड्स भी बोला जाता है कभी कभार। अब पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है, अब क्या है क्रिस्टलाइन लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन, इसका मतलब ये हुआ उनसे थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है। तो क्या है, दीज दोज टाइप ऑफ सॉलिड materials which are
in the form of small grains, छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े, which exhibit itself individually called polycrystalline सॉलिड्स। क्या आपके पास क्या है? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं? ऐसे सॉलिड मटेरियल्स बच्चों कि जिनके अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि छोटे 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 ग्रेन्स की फॉर्म में अलग 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 क्रिस्टल्स आपको दिखते हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियस केस में तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लाइक अ डायमंड एक सॉलिड कंफर्म स्ट्रक्चर होता है, नहीं इनका उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं इसकी यहाँ पे आपको शेप बना के दिखाना चाहूँ किसी की भी, तो इस तरीके से आप समझ लो, इसको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट करूंगा, जो लाइंस फीचर्स हैं इनके। ज़रा गौर से देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताऊं, ज़रा गौर से देखो बच्चों इनको। क्या ये कोई आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट है? नहीं, ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन आप ये भी देखो, हर एक एटम मॉलिक्यूल की अपनी एक ख़ास अरेंजमेंट है, अपनी एक ख़ास अरेंजमेंट है, और हर एक ख़ास अरेंजमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलीक्रिस्टलाइन्स के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो जब उनकी निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसमें क्या आ जाता है, फिर हम क्या देखते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन्स मटेरियल्स आर ऑफ साइज 10⁻³ to 10⁻⁴ एंगस्ट्रम, कि बेसिकली इनका जो साइज हम देखते हैं, ठीक है, तो वो 10⁻³ to 10⁻⁴ एंगस्ट्रम होता है, और 1 एंगस्ट्रम आपको पता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इनका साइज इतना होता है, ये अलग अलग आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, नंबर 1। अब ये जो आपको अलग अलग इंडिविजुअल्स लाइन दिख रही हैं, ठीक है, ये इनकी बेसिकली शेप्स होती हैं जिनको हम लोग डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है, ईच ग्रेन हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड empty portions called grain domains, कि बेसिकली इनको हम डोमेन्स कहते हैं, कि ये जो आपके पास इनके दरमियान में स्पेसिफिक एम्प्टी स्पेसेस हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस को डोमेन्स बोला जा रहा होता है। ठीक है, इनकी कोई ख़ास नेबरिंग नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्रिस्टलाइन में कहा था कि इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना हो तो बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, नहीं इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फिर पॉलीक्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्या है, कॉमन मेटल्स, कॉमन मेटल्स आती हैं इसके एग्जांपल्स में। ठीक है, सर्मिक्स मटेरियल्स आ जाते हैं इसके एग्जांपल में। ठीक है, कि डिफरेंट किस्म के कॉमन मेटल्स हैं, जो सर्मिक मटेरियल है, जो डिफरेंट कंपोजिशन से बने हुए होते हैं, तो उनको हम पॉलीक्रिस्टलाइन में बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास
ये आ गया। फिर जब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि बेसिकली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के निस्बत कम होता है। अब हम थर्ड टाइप पर आ जाते हैं, जो तीसरी टाइप थी वो आ जाता है एमार्फस। एमार्फस, ठीक है, इनको बोला जाता है बल्कि सॉलिड मटेरियल्स, ठीक है। Those type of solid materials which has no definite shape or orientation और अरेंजमेंट कॉल्ड एमार्फस, कि बेसिकली ऐसे सॉलिड मटेरियल्स के जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती उनको बेसिकली एमार्फस सॉलिड्स कहा जाता है, ठीक है। जब जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जैसे बल्कि टाइप है, कोई कंपोजिशन कैसे होगी, कोई कंपोजिशन कैसे होगी, आपको कोई इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं देखेगी। जब इसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब है नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, इनका किसी किस्म का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। जब इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, नो शेप, इनकी किसी किस्म की कोई शेप नहीं है, जिस शेप में आप मर्जी इनको लेके आना चाहे लेके आ सकते हैं। इसका मतलब अगर इनको किसी शेप में भी लेके आया जा सकता है तो फिर इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं? हम ग्लास की एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर रबर की एग्जांपल ले सकते हैं। और आपको पता है ग्लास के या जो रबर के मटेरियल्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि बेसिकली उनको मुख्तलिफ तरह के एक्सटर्नल कंडीशंस देकर, टेम्परेचर्स दे के कंपोजिशन डिफरेंट शेप्स में लाया जा सकता है, डिफरेंट शक्लों में लेके आया जा सकता है। इसका मतलब है इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्थ पॉइंट भी हो सकता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ग्लास भी है, रबड़ भी है, पॉलीमर्स भी है, आप इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। ये सारे के सारे वो मटेरियल्स हैं कि जिनको हम एमार्फस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनका किसी किस्म का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और हम इनको इन चीज़ों को इसी तरह से। तो ये बेसिकली बच्चों आपका इस आर्टिकल, इस चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल था, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको जब आगे फर्दर सॉलिड्स को डिस्कस किया जाए तो सॉलिड मटेरियल्स में आप लोग बड़े अच्छे तरीके से कम जब इनके मतलब आपको अवेयरनेस हो, तो जब आप वहाँ पे सॉलिड मटेरियल्स पढ़ें तो आप इनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें। तो थोड़ा बहुत आपने रिव्यू देख लिया। हमने इसमें देखा कि 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस। क्रिस्टलाइन प्योर क्रिस्टल जिनकी एक डेफिनेट शेप है, जिनकी एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट है, लाइक डायमंड, ठीक है, लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका मतलब है कि आप किसी भी जगह पे छोटे से छोटे टुकड़े को भी उठा लेंगे, छोटे से जर्रे को भी उठा लेंगे, पार्टिकल की भी उठा लेंगे, तो उसकी कंपोजिशन वैसी होगी जैसे एक बहुत बड़े क्यूबिक स्ट्रक्चर की है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसका मतलब उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, तो प्योर क्रिस्टल सॉलिड्स कहलाते हैं। फिर सेकंड टाइप हम लोगों ने पढ़ी जिसको हम पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन्स के अंदर हमने कहा कि ईच एंड एवरी जो ग्रेन है
क्रिस्टल है, ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, इसका मतलब हर क्रिस्टल अपने आप को दूसरे क्रिस्टल से अलग शो करता है, इसकी दूसरे से कोई मिलना जुलना नहीं होता। मिलना जुलना इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, इसके एटॉमिक अरेंजमेंट, हर एक के डिफरेंट है। जब हर एक के डिफरेंट है तो वो आपके पास इस तरह से आ गया, तो जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट उसके निस्बत कम है, और हर क्रिस्टल अपनी एक अलग कंपोजिशन रखता है, लेकिन सॉलिड मटेरियल्स की एक अच्छी टाइप है। लास्ट में आ जाते हैं हम एमार्फस की तरफ, और लास्ट में जब हम एमार्फस की तरफ आ जाते हैं तो एमार्फस सॉलिड्स क्या है, ऐसे सॉलिड मटेरियल्स हैं जिनके अंदर हम देखते हैं ना कोई डेफिनेट शेप है, ना रेगुलर अरेंजमेंट है, बल्कि टाइप स्ट्रक्चर है। लाइक जैसे हम लिक्विड और गैसेस का जिक्र किया करते थे, उन जैसा तो नहीं लेकिन उनकी तरह का, इसका मतलब है इनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। आप जैसे इसकी एग्जांपल थी ग्लास की, आपको पता है ग्लास को, शीशे को डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट शेप में ढाला जा सकता है। रबड़ की एग्जांपल थी, रबड़ में इसी तरह पॉलीमर्स की एग्जांपल, ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पॉलीमर्स, और बड़े तफसील से आप उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े होते हैं। तो इसका मतलब है एमार्फस सॉलिड्स आपके पास ये थी। ये 3 बेसिक टाइप्स हैं जिनको इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बड़े तफसील से पढ़ना है, इनकी कंपोजिशन के लिहाज से, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर के लिहाज से, इनके एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो ये बच्चों चैप्टर 16 का पहला आर्टिकल था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।